जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मैं वालेकुम ठीक हूँ। सलाम सर। बहुत ठीक नज़र आ रहा है आपको। खड़ा क्यों? जी सर। इज़ दैट क्लियर? यस सर। यस सर। Yes. आप क्लियर है? यस सर। ओके, टाइम हो गया है तो लेट अस स्टार्ट क्योंकि हमारे पास टाइम कम ही होता है। मैं 2 चीज़ों से आपसे पहले डिस्कस कर लूँ, उसके बाद अगली बात करते हैं। नंबर 1 आपकी जहाँ तक बात है बुक मैर साहब इसको पिन काइंडली कर दीजिए। स्क्रीन पिन कर दीजिएगा। जी मैं करता हूँ। Give me a minute. Wait a minute. जी, ठीक है? हो गया? जी सर। राइट सर। जहाँ तक है बुक्स की बात, बुक्स तो शेयर करनी होती हैं ताकि आप लोग अगर कोई एडिशनल स्टडी करना चाहे तो वो कर ले। दूसरी बात इसमें ये है कि जो नोट्स हैं आपको वो मटेरियल में प्रोवाइड कर रहा हूँ वो इन लाइन है विद CSS, मतलब जो CSS में रिक्वायरमेंट है। और अभी तो नोट्स आपको मिलते रहेंगे, थ्रू आउट द ईयर मिलते रहेंगे अगर हमारा बैच खत्म भी हो जाता है। और लेट अस सपोज कि मुझे कहीं और से कोई मटेरियल मिलेगा तो मैं ग्रुप तो खत्म नहीं कर रहा, ग्रुप तो रहेगा और उसमें जस्ट फॉर द सेक ऑफ मटेरियल मैं मटेरियल कर दिया करूंगा। और आप लोग अगर किसी मटेरियल को एनफोर्स कर रहा हूँ, सपोज एक टॉपिक है जिसको मैंने एडिट भेजनी है तो आपको वो भी ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दिया करूंगा वक्तन फवक्तन, जैसे ही कोई एडिशनल चीज आती रहेगी तो उसमें तो आप लोग परेशान ना हो। जब काम करवाना है तो फिर पूरा ही करवाना है। हाँ, बुक्स तो हर कोर्स में रिकमेंड की जाती हैं। आप लेना चाहते हैं आप ज़रूर लें, आपके पास टाइम है तो ज़रूर पढ़ें। बुक्स तो जितनी पढ़ सकते हैं पढ़ें। और बस मेरे और आप में फ़र्क ये है, मैं उसमें बता देता हूँ, मेरा काम है आपका काम आसान करना और नथिंग एल्स। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आप भी पढ़ सकते हैं, जो मैंने पढ़ा है वो आपके लिए मुश्किल नहीं है। सिर्फ मेरा काम है आपके लिए चीज़ें आसान करके आपको प्रेज़ेंट कर देना। दिस इज़ द वर्क ऑफ द टीचर। टीचर का काम सिर्फ इतना है वो चीज़ें समझा दे। समझाने वाले को टीचर कहते हैं, बस दैट्स। तो मेरा काम है इतना, नॉलेज आप तक अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र करना। और जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी ही कर रहे हैं, उसमें कोई कमी-बेशी नहीं होगी, एडिशनल चीज़ें। मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ फिर हमारा टाइम कम हो जाता है। लास्ट 10 मिनट्स क्वेश्चन सेशंस के लिए रख लेते हैं। हमने लास्ट टाइम सिविल राइट्स हमने पढ़ लिए थे। 1-2 रह गए थे इसमें, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करनी है और 1-2 और हैं। पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ये राइट्स का सेक्शन है। फिर ड्यूटीज़, ये छोटा-सा सेक्शन है ड्यूटीज़ का, क्योंकि राइट्स के साथ ड्यूटीज़ भी आती हैं। राइट्स माँगना मसला नहीं है, ड्यूटीज़ करना भी है ना साथ में, तभी आप एलिजिबल होते हैं राइट्स के लिए। देन द टॉपिक इज़ लिबर्टी। लिबर्टी क्या होती है? फिर नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है? पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है? इस पे हम बात करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट। लास्ट टाइम जो लास्ट सेक्शन पे बात खत्म हुई थी, इट वाज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एम आई राइट? या फैमिली वाला था? इट सर वाज यही था राइट, ई पॉइंट। फ्रीडम, उसी सर की फ्रीडम ऑफ कंटिन्यूटी। स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, द नेक्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा था फिर मैंने इसको नहीं लिखा। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस क्यों जरूरी होता है? तो इसी की कंटिन्यूटी है सिविल राइट्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिविल राइट्स। ये आपकी
ये आपके किस कैटेगरी में आते हैं? मैंने आपको बताया था इसकी कैटेगरी जिसमें ये पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स फॉल करते हैं। जी, एनीवन? ओके, फ्रीडम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर लीगल राइट्स में लीगल राइट्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, आपको इस पे काफी कुछ आपने सुना भी होगा। इस पे बस 2-3 पॉइंट्स लिख लें जो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस की हम बात करें तो बेसिकली इसमें हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, क्योंकि अगर प्रेस फ्री है तो ही इट विल बी अलाउइंग यू पीपल टू स्पीक, आप अपनी बात का इजहार कर सकते हैं। एंड इट इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी में एवरीबॉडी हैज द राइट टू स्पीक। दिस इज एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ये जो प्रेस है ये पब्लिक ओपिनियन का एक इम्पोर्टेंट टूल है। अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो उसमें एक पेज आता है ओपिनियन का, जिसमें आप अपना ओपिनियन भेज सकते हैं। एडिटोरियल पेज के साथ होता है ओपिनियन, एडिटोरियल मैटर का ओपिनियन होता है और ये पब्लिक के लिए होता है। इसमें कुछ चीजें हैं टू टेक केयर ऑफ, व्हाट नॉट टू डू। राइट तो है, व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना, क्या रेस्ट्रिक्शंस है, ये आप सबको पता है। क्या नहीं करना ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, डू नॉट स्कैंडलाइज अदर्स, दूसरों को स्कैंडलाइज नहीं कर सकते। ओके, इसमें स्कैंडलाइज में आप कर सकते हैं नो कैरेक्टर असैसिनेशन, आप किसी के कैरेक्टर पे गलत बात नहीं कर सकते। अगर ग्रीवियंसेस हैं भी तो आपके पास फोरम है, और अगर आपके साथ कोई इस तरह गलत बात करता है पब्लिकली, किसी का राइट नहीं है पब्लिकली आपको आपके इमेज को टॉर्न करने का, टार्निश करने का, देन यू हैव द राइट टू टेक जुडिशियल एक्शन। ये भी हम रिसेंटली मीडिया के लोगों में भी देख रहे हैं, तो दो ग्रुप एक दूसरे के साथ जुडिशियल एक्शन लिख रहे हैं, ये नो कैरेक्टर असैसिनेशन के साथ है इंटरलिंक। जी, अगर कोई कैरेक्टर असैसिनेशन करता है देन यू हैव द राइट टू टेक जुडिशियल एक्शन अगेंस्ट हिम। ठीक है, आप जुडिशियल एक्शन ले सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाके। ये जो आप करते नहीं है हर जाना, जिसे आप कहते हैं मतलब अगर कोई कंपनसेशन नोटिस नहीं भेज देते आप कि जी कंपनसेशन मेरी मतलब मेरे इमेज को टार्निश किया गया है, तो ये पॉलिटिशियन भी करते रहते हैं और आजकल कुछ अदाकार भी कर रहे हैं। तो मतलब ये बात पब्लिकली किसी ने कर दी और वो की नहीं, तो उस पर फिर जुडिशियल एक्शन दिया और वो केस चलता है, फिर सारा प्रोसेस जो भी होता है उसमें वो फॉलो होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है व्हाट नॉट टू डू इज टू प्रोवोक अगेंस्ट द स्टेट। आप इसको स्टेट के अगेंस्ट प्रोवोकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्टेट आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरमोस्ट जो ड्यूटी है वो स्टेट के साथ पैट्रियट होना है, तो यू कैन नॉट डू दैट। हाँ, पीसफुल मीन्स के जरिए आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। ओपिनियन शेयर करना बहुत जरूरी है, वो ऐसा ना हो, ये दो चीजें उसमें आपने इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके पास जो सिविल राइट है दैट इज फ्रीडम, आपके पास आजादी है ऑफ पब्लिक मीटिंग, पब्लिक मीटिंग्स अरेंज करने की। इसमें मैं बात करूंगा यूनियंस की और ओपिनियंस की। आपके पास पूरा हक है कि आप अपनी यूनियन आ सकते हैं। क्यों? आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ह्यूमंस मैन इज अ सोशल एनिमल, विदाउट सोसाइटी दे कैन नॉट सर्वाइव। उनको एक्सप्रेस करना होता है, एक्सप्रेस करने के लिए आपको फोरम्स चाहिए होते हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये फोरम्स हैं जिसके जरिए आप अपना ओपिनियन
दूसरों तक कन्वे करते हैं एक ग्रुप की फॉर्म में, एक स्कूल ऑफ थॉट बन के कि ये एक ग्रुप है, उसका ये मतलब उसका ये थॉट है। इसमें ट्रेड यूनियन भी आ सकती हैं, ये जो अंजुमान ताजरान, वो अपने राइट्स को डिफेंड करने के लिए यूनियंस बनाते हैं। लेकिन इसमें फिर एक और बात, व्हाट नॉट टू डू, नॉट टू डू में आप प्लीज देख लें, और वो एक ही बात बार बार आप कर रहे हैं, नो इंसाइटेशन अगेंस्ट द स्टेट। अगेंस्ट द स्टेट आप नहीं जा सकते। पैट्रियोटिज्म इज द फर्स्ट कंडीशन टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्टेट। सर ये आपके पॉलिटिकल पास पार्टीज का क्या रोल है? क्या, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है? आपको पॉलिटिकल पार्टीज का रोल ये है कि वो आपकी ग्रीवियंसेस खत्म करने के लिए एक फोरम होता है। जब कांग्रेस बनी थी, वो ब्रिटेन एक आदमी था A.O. ह्यूम, उसने बनाई थी, और उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट उसके पीछे ये था कि बिकॉज इंडियंस आर जस्ट मतलब दे वर गेटिंग एग्रेसिव for their rights, so they provided a forum in the form of Congress where they can just मतलब share their grievances, वो अपना गुस्सा वहाँ निकाल सकते हैं, and just to keep things under control। आपने एक पाथ दे दिया, गुस्सा किस तरह निकलता है, स्पीच करके, अपने राइट्स आगे रख के, फॉर टाइम बीइंग थिंग्स गेट लिंगर ऑन। तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी एक फोरम होता है जहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव रोजाना टीवी में बैठे होते हैं, एंड दे आर गिविंग देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ पर्टिकुलर इशू of of the country। So it is a forum, and basically because we say that political parties are representatives of the people। यही होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है, हर जगह से एक MNA सेलेक्ट होता है, वो MNA कंसीडर्ड यही होता है कि ही इज रिप्रेजेंटिंग और शी इज रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उन्होंने उसको वोट किया, मतलब वो उसका थॉट, वो उन लोगों के थॉट प्रोसेस को आगे पहुंचाने के लिए होता है। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। तो पब्लिक ओपिनियन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। सर ये आपने नीचे क्या लिखा है? नॉट टू डू नो व्हाट? नो इंसाइटेशन अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट के खिलाफ आप इंसाइट नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि हथियार उठा लो, और स्टेट के अगेंस्ट यू कैन नॉट गो। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स, अच्छा ये जो है आप इसमें, ये जो मैंने इसकी बात की पॉलिटिकल पार्टीज की, बेसिकली इसके अंदर फॉल करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर वो चीज काउंट कर सकते हैं आप, बिकॉज आप ओपिनियन दे रहे हैं, ओपिनियंस के फॉरम मुख्तलिफ हो सकते हैं। पॉलिटिकल राइट्स की बात करें तो सबसे पहले ये होते क्यों जरूरी है, वाई। अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनना चाहते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और इसके कौन से आप कह लें टूल्स कौन से होते हैं, कौन कौन से जरिए से आप पॉलिटिकल राइट्स जो है वो हासिल करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है वोट, राइट टू वोट। आप वोट करते हैं, और बेसिकली यहाँ पे तमाम अडल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा बने। अब यहाँ पे इसी वोट के बाद जो प्रोसेस चलता है उसमें हर एक का राइट है, मतलब जो बनना चाहता है, टू लेजिस्लेट, कानून साजी हर बंदे का हक है। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव बनता है किसी इलाके का तो वो लॉ पेश कर सकते हैं। टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, अगर आप कहेंगे मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ तो आप बन सकते हैं, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, और मजीद आपका एक जो मतलब एक नया स्लोगन व्हाट एवर इट विल बी, और आप प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। ये आप सबका राइट है, इस पे किसी मखसूस बंदे का राइट नहीं है। दिस इज फॉर एवरी कॉमन पर्सन जो आगे आना चाहता है वो बन सकता है। आप बना ले पॉलिटिकल पार्टी, कोई मना नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट है, ये तो आपके पास हो गए पॉलिटिकल राइट्स में। नेक्स्ट मतलब इसकी ही अगली बात मैं करूंगा। ये एक तो वोट वाला हो गया ना, इसका वन कार्ड, वोट वाला वन है, उसके थ्रू सारा प्रोसेस चलता है। नंबर टू है राइट टू रेजिस्ट।
any unjust action of the state. आपको लगता है कि स्टेट का एक्शन अनजस्ट है, टू रेजिस्ट एनी अनजस्ट एक्शन, अगर स्टेट का एक्शन अनजस्ट है तो आपके पास फॉरम्स है। फॉरम्स की बात बार बार मैं कर रहा हूँ, फॉरम इस्तेमाल करें। आप स्टेट के किसी भी एक्शन से राजी नहीं है तो आप उसको रजिस्ट कर सकते हैं। एक चीज का बस ख्याल करना है, अगर ये अनजस्ट है तो तब मतलब किस तरह है कि आपके पास, आप इसमें मतलब इक्वालिटी नहीं देख रहे। इक्वालिटी नहीं किस तरह से कि एक तरफ एक बंदे से टैक्स लिया जा रहा है और दूसरी तरफ एक और बंदे को टैक्स माफ किया जा रहा है, तो वो इक्वालिटी के ज़मरे में नहीं आता। यू हैव द राइट टू क्लेम इक्वालिटी, वहां पे आप रजिस्ट कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। उसका फॉर्म मैंने आपको बता दिया, फॉर्म को इस्तेमाल करना है और उसमें फिर अगर इस तरह होता है तो फिर यू हैव द राइट टू पेटिशन। आपके पास राइट है कि आप कोर्ट में जाके पेटिशन दायर करें। और किस लिए पेटिशन दायर करना चाहते हैं आप? फॉर रीड्रेस ऑफ योर ग्रीवियंसेस। आप अपनी ग्रीवियंसेस को खत्म करना चाहते हैं, उनको मेकअप करना चाहते हैं, मतलब उनका हल निकले। उसका फॉर्म ये है। नेक्स्ट इज यू हैव द राइट, यू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज। सर जी, आपने यहाँ क्या लिखा है? फॉर रीएड्रेस ऑफ योर ग्रीवियंसेस। ओके सर। यू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। आप प्रोवोकिंग में और क्रिटिसिज्म में फर्क होता है। प्रोवोक करना और क्रिटिसाइज करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। प्रोवोक करने का मतलब है आप लोगों के सेंटीमेंट्स को ऐसी बातों से उभारें जो कि स्टेट के अगेंस्ट जाने के लिए उनको कायल करें। क्रिटिसाइज का मतलब है आप अपना ओपिनियन अगेंस्ट एनी पॉलिसी दे सकते हैं कि अगर आपको एक पॉलिसी पसंद नहीं आ रही, मतलब आपको लगता है इस पॉलिसी से फायदा नहीं होना या इसको बेहतर किया जा सकता है, तो उसमें आप क्रिटिसिज्म अपना दे सकते हैं। और अगर क्रिटिसिज्म होगा तो डेमोक्रेसी होगी। क्रिटिसिज्म के बगैर डेमोक्रेसी नहीं होती। डेमोक्रेसी में बातें होती हैं, डेमोक्रेसी में ओपिनियंस होते हैं, डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म होते हैं, डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन होती है, ऑपोजिशन होता है तो क्रिटिसिज्म होता है और फिर ही वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है। नेक्स्ट वन इज, मैं ये साइड ड्रॉप कर दूं, काम थोड़ा ज्यादा यहाँ। Yes, sir, ये कर आप दें। क्वेश्चन Sir. है तो आप मैं रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग का लेक्चर मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। जी, तो आपने एक स्टेट वो बोला है ना, एक प्रोवोक और एक आपने बोला क्रिटिसाइज, तो प्रोवोक को जरा रिपीट कर दें दोबारा। देखिए क्रिटिसाइज का मतलब ये है कि मुझे, क्रिटिसाइज में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। क्रिटिसाइज का मतलब ये है कि मुझे एक बात पसंद नहीं, मतलब एक पॉलिसी से मेरा इख्तलाफ है। लेट अस सपोज कि एजुकेशन पॉलिसी से मेरा इख्तलाफ है। मैं समझता हूँ कि उस पे जीडीपी के जितनी हम परसेंटेज लगा रहे हैं वो कम है, तो मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ कि द गवर्नमेंट मस्ट allocate more percentage out of the total GDP for education because education is necessary for the development of your country. प्रोवोकिंग में ये होगा कि मैं कहूँ जी देखें जी फलाने लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, वो घरों में क्यों बैठे हैं, बाहर निकलें, लड़ना शुरू करें स्टेट से। ये प्रोवोकिंग है कि आप लोगों को इंसाइट कर रहे हैं कि बाहर निकल के स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। ये प्रोवोकिंग की टर्म में आता है। इज दैट ओके? सर हम ये कह सकते हैं कि प्रोवोकिंग जो है वो अगेंस्ट स्टेट के अगेंस्ट जाना है, जबकि जो क्रिटिसिज्म है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक डिफरेंशिएट किया आपने। प्रोवोकिंग में यू आर नॉट basically trying to improve the situation of the state, or you are not trying to make the affairs of the state, I mean you are not trying to improve the affairs of the state. This is for the purpose of improvement. ये improvement के purpose के लिए होता है।
प्रोवोकिंग इंप्रूवमेंट के लिए नहीं होता, वो डीमोरलाइज करने के लिए होता है, वो वीक करने के लिए होता है स्टेट को, ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। देखिए मेरी बात सुने, अब मैं आपको अपनी मिसाल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको एक चीज पसंद नहीं आती, अब मैं अपनी आपको इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन इज द रियल लाइफ एग्जांपल। अब आपको मेरा पसंद नहीं है पढ़ाना, तो ग्रुप में आप अगर बात करें तो आप अगर क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो आप अपना ओपिनियन देंगे कि सर आपको लैपटॉप पे पढ़ाना चाहिए या आपको बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए, उसका ये फायदा आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो लेकिन फॉर द बेटरमेंट, ठीक, ये आपका एक ओपिनियन है जो मैं क्रिटिसिज्म सुन रहा हूँ अपने ऊपर कि मेरा तरीका वो वाला ज्यादा बेहतर है, ये वाला बेहतर नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि आप ग्रुप में मैसेज करें, भाई सर आपको ठीक नहीं पढ़ा रहे, निकलो ग्रुप से, सर गलत पढ़ा रहे हैं, तुम सबको क्या, ये प्रोवोकिंग है। इज दैट क्लियर? सो डोंट गेट इनटू सर प्रोवोकिंग। क्रिटिसिज्म जो है क्लियर। सर टू नेगेटिव वे में अराउज। चला जाए तो वो प्रोवोकिंग जी बन जाएगा ना सर। अगर सॉरी, क्रिटिसिज्म जो है, अगर क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हम कर रहे हैं नेगेटिव वे में तो फिर वो प्रोवोकिंग वाली साइड पे चला जाएगा। हाँ, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट इज क्रिटिसिज्म, बट क्रिटिसिज्म ओके फॉर द सेक ऑफ डैमेज इज प्रोवोकिंग। ओके 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 सर, ये जो रिलीजियस पार्टीज बनती हैं सर, ये कौन से राइट्स के अंडर आएंगी? पॉलिटिकल राइट्स के अंदर आ सकती हैं? जी, रिलीजियस पार्टी, मेरी बात सुने, आपकी जो रिलीजियस पार्टीज पॉलिटिकल सिस्टम में इलेक्शंस में हिस्सा लेती हैं, नो दैट इज बेसिकली पॉलिटिकल फोरम। वो रिलीजियस आइडियोलॉजी उनकी जरूर है लेकिन वो पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट, ठीक, जितनी भी जमात इस्लामी की बात कर ली, ये पॉलिटिकली लोगों के पास जाती हैं, अपना ओपिनियन शेयर करती हैं, रिलीजियस आइडियोलॉजी है उनकी, लेकिन मतलब उनका स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली जहाँ से आ रहा है वो हमारा रिलीजन की प्रिंसिपल्स को वो फॉरवर्ड करते हैं ना। तो हर एक पार्टी का अपना स्कूल ऑफ थॉट है। कोई पार्टी आपको लिबरल नजर आएगी, मतलब वो इतनी ज्यादा सख्त नहीं होगी इन चीजों में। कोई आपको कंजर्वेटिव नजर आएगी, मतलब वो बहुत कंजर्वेटिव है। जैसे आप इंडिया में अगर देखें तो पहले गवर्नमेंट किस तरह की नेचर की थी और अब किस तरह की है, तो स्कूल ऑफ थॉट बदलते रहते हैं लेकिन हिस्सा वो पॉलिटिकल सिस्टम का ही होते हैं। स्कूल ऑफ थॉट तो कोई भी आ सकता है और फिर वो पॉलिसीज जिस तरह भी बनाते हैं वो ऑब्वियसली जो आपके सामने मैनिफेस्टो रखते हैं, मैनिफेस्टो आपको पहले बता दिया जाता है कि हमने गवर्नमेंट में आके ये करना चाहते हैं, तो वो जो भी उनका स्कूल ऑफ थॉट है वो उसको प्रेजेंट करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम इज बेसिकली वोटिंग फॉरम्स जिसके जरिए आप अपना फॉरवर्ड करते हैं ओपिनियन। सर अगर कोई रिलीजियस पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो नहीं कर रही तो फिर हम ये बोलेंगे कि ये वाली जो पार्टी है बेसिकली प्रोवोकिंग कर रही है। सॉरी, रिपीट करें क्वेश्चन को। सर अगर कोई रिलीजियस पार्टी जो है इलेक्टोरल कॉलेज को फॉलो नहीं कर रही, इलेक्शंस और वोटिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करती, इन शॉर्ट कि वो अगर वो पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो नहीं कर रही, मेरी तो हम बात बोलते हैं सुनिए, फिर ये ठीक, मैं आपको समझ, बीइंग एन इस्लामिक स्टेट हमारे पास ये राइट है कि, और ये हमारे पास एक रिलीजियस राइट है हमारा, या आप कह लें हमारी ड्यूटी है कि वी शुड स्प्रेड द वर्ड ऑफ आवर रिलीजन, ठीक। जो प्रोवोकिंग है ना वो सिर्फ इस जबरे में आती है कि आप स्टेट के अगेंस्ट लोगों को खड़ा करें कि भाई घरों से बाहर निकलो, आप अपने हथियार उठाओ, इस गवर्नमेंट को गिराओ, इन लोगों को हटाओ, जो भी आपके पास सोर्स है फोर्स करने का, गवर्नमेंट को निकालने का, वो इस्तेमाल करें, जिससे आप रेबिलियन कहते हैं। वो प्रोवोकिंग है जिसमें आपकी रेबिलियन शुरू होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई है? जी सर, थैंक यू। ये अब राइट टू जो एजुकेशन है ये आपके पॉलिटिकल राइट्स पे हिस्सा है, ठीक है, ये पॉलिटिकल का ही चल रहा है, इसको ठीक कर ले, पॉलिटिकल में ही आ गया अब आपके पास। सॉरी ये आपके पास उसका था पॉलिटिकल राइट्स में, या आपके पास सिविल राइट्स में आ जाएगा, ठीक है, किसी हद तक पॉलिटिकल में नहीं, सिविल में नहीं, आप इसको पॉलिटिकल नहीं करें, ये आपका बेसिक राइट है। लिखें जी, राइट टू एजुकेशन में आपके पास है सर सिविल में लिखिए जी, सॉरी सिविल में लिखिए इसको। जी, ये भी सिविल राइट्स, मैंने आपको सिविल राइट में ये चीज लिखवाई है? जी सर। नहीं, सिविल राइट्स में ये लिखवाई है मैंने आपको चीज? सर ये वाली नहीं सर, heading नहीं है। नहीं 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 सर सिविल राइट्स में नहीं लिखवाई। ऐड करें वहाँ पे, एक मिनट इसको ऐड करें वहाँ
इसको ऐड कर ले प्लीज वहाँ पे, ये चीज मैं नहीं लिख पा सका वहाँ पे, इसको ऐड कर ले सिविल राइट्स के अंदर। फिर पॉलिटिकल में मैं बाकी, पॉलिटिकल में आपके पास यही तीन मेन थे, सिविल में आ जाए, सिविल में आ जाए। पॉलिटिकल में ओपिनियंस, एक्सप्रेशंस, उन चीजों की बात करते हैं, राइट, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं लोगों तक, आप अपना ओपिनियन किस तरह पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए जो गवर्नमेंट मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो फॉरम्स हैं, वो सारा उसके अंदर कवर होगा। ये आपका एक इंडिविजुअल का राइट है, ये सिविल में है, ठीक है, सिविल में राइट टू एजुकेशन। अब एजुकेशन का क्या राइट है, पॉलिटिकल राइट्स खत्म हो गए, पॉलिटिकल में नहीं आएगा। ओके, सिविल राइट्स में जहाँ लास्ट मैंने पढ़ाया था, आई थिंक पब्लिक मीटिंग एंड ओपिनियन था ना, उसके आगे इसको लिख लें, पब्लिक मीटिंग एंड ओपिनियन के बाद ये आपके पास अगला राइट है, सिविल राइट है, एक इंडिविजुअल राइट है। मिनिमम एजुकेशन टू परफॉर्म, अब ये कितनी एजुकेशन, इज दैट क्लियर? आपको इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना? पॉलिटिकल राइट्स में आप लोग एक्सप्रेशंस की बात कर रहे होते हैं, एक्सप्रेशंस का मतलब ये है आप अपनी बात गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचा रहे हैं, वो सारे राइट्स जो आपकी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं वो पॉलिटिकल में आएंगे। जो सिविल राइट्स है वो इंडिविजुअल की ग्रोथ की बात ज्यादा हम कर रहे होते हैं। एजुकेशन, मिनिमम एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए परफॉर्म करने के लिए, और मिनिमम एजुकेशन की बात करें तो एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री लेवल, ये कम से कम होना चाहिए, जो आप शरह खानगी भी से कहते हैं ना, मतलब कम से कम लिखना पढ़ना आना चाहिए। अब बात ये है एजुकेशन क्यों जरूरी है, मैं इसमें बस एक चीज आपको, इफ यू वांट टू बी पावरफुल, इफ यू वांट टू बी पावरफुल, अगर आप पावरफुल होना चाहते हैं, देन यू मस्ट नीड एजुकेशन। इसकी मैं आपको जस्टिफिकेशन दे देता हूँ व्हाई। आप अगर एजुकेटेड होंगे, अगर आप एजुकेटेड होंगे तो यू कैन फॉर्मुलेट आइडियाज, आप आइडियाज तभी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, आप अपनी बात एक्सप्रेस तब कर सकते हैं, एक्सप्रेस योर आइडियाज इफ यू आर एजुकेटेड। मतलब एक्सप्रेस का मतलब ये है कि आपका दिमाग में या आपकी जो एबिलिटीज हैं वो नॉलेज को लेके उसको मॉडिफाई करके पेश करती हैं आपके। मैं आपको सिंपल एग्जाम देता हूँ, खिलौनों की फैक्ट्री में से एटम बम निकलेगा कभी? खिलौनों की फैक्ट्री में से कभी एटम बम निकल सकता है? सर निकल सकता। नहीं सर। अगर आपका माइंड मतलब एक फैक्ट्री की तरह होता है, अगर आपने एजुकेशन नहीं ली तो उसमें से कभी भी वो चीज नहीं निकल सकती जो एक एजुकेटेड बंदे के देन से निकल सकती है। मैं इसमें अब उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि लोग कामयाब या नाकाम होते हैं एजुकेशन लेके नहीं होते, वो और बात है, बट टू बी पावरफुल यू नीड एजुकेशन, ताकि आप अपने राइट्स को जान सके, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपका सिविल राइट है। पॉलिटिकल खत्म हो गया था पहले बताया। इसका मतलब ये है कि आप माइनॉरिटी में हैं या मेजॉरिटी, आप अपना रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट मस्ट बी इम्पार्शियल, स्टेट इम्पार्शियल होनी चाहिए। और एक और भी जी, बाद में क्वेश्चंस कर ले, स्टेट इम्पार्शियल होनी चाहिए, रिलीजन आजादी होनी चाहिए। कायदे आजम ने भी ये कहा था, कायदे आजम ने भी ये कहा था कि हमारे मुल्क में रिलीजन की आजादी होगी, तो ये आपका सिविल राइट है। आप कोई भी रिलीजन जो आपका है आप उसको प्रैक्टिस करने का हक रखते हैं पूरी आजादी के साथ। राइट टू रेपुटेशन, रेपुटेशन का मतलब ये है कि आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट्स, ये बात मैं पहले थोड़ी कर चुका हूं, फॉल्स स्टेटमेंट्स इन पब्लिक दे आर पनिशेबल। अगर कोई आपके खिलाफ गलत स्टेटमेंट देता है वो पनिशेबल। राइट टू प्रॉपर्टी, यस, यू हैव द राइट टू हैव योर प्रॉपर्टी। अब इसमें मैं उसमें नहीं जा रहा, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के अंदर उसकी बारी आनी है। कैपिटलिज्म कम्युनिज्म आना है आगे, हम पढ़ेंगे सिस्टम। राइट टू प्रॉपर्टी इज योर सिविल राइट, इसमें आप
प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं। एंड Sir, देन यू rumors हैव are also punishable. र्यूमर्स, अगर कोई फैला रहा है तो पनिशेबल है ना, अगर उससे आपकी रेप्यूट डैमेज हो रही है पनिशेबल। Whatever thing is contributing towards degradation of your reputation, right to justice, आपके पास पूरा हक है कि आपके साथ जस्टिस किया जाए, एंड दिस शुड बी फॉर ऑल। ये नहीं कि आप गरीब को पकड़ के दुम्बा बना दें और अमीर को आप सलाम करते रहें। ये आपका राइट है कि जो ट्रीटमेंट गरीब के साथ हो वही ट्रीटमेंट अमीर के साथ हो, डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। दिस इज योर सिविल राइट। और इनकी Rule of- प्रोटेक्शन के लिए जी नेक्स्ट नेक्स्ट Sir, वन इज rule- इकोनॉमिक Sir, राइट। must be partial तो बताइए। इम्पार्शियल का मतलब ये है स्टेट मस्ट बी इम्पार्शियल के अगर कहीं पे कोई माइनॉरिटी रिजाइड है या रह रही है तो स्टेट हैज द रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन बाय द मेजॉरिटी। अगर कोई मेजॉरिटी उस माइनॉरिटी को रिलीजन की बेस पे या वैसे ऑपरेस करने की कोशिश कर रही है या परेशान करने की कोशिश कर रही है तो स्टेट मशीनरी शुड come to protect the minority so that they can practice their religion freely. Economic rights. Economic rights. Next week आपकी 3 क्लासेस होंगी। सैटरडे को भी क्लास होगी पॉलिटिकल साइंस की, मैं टाइम बता दूंगा क्योंकि सैटरडे सर्वकार की क्लास नहीं होती, तो सैटरडे को पॉलिटिकल साइंस की क्लास इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ रखने की ताकि हमारी 3 क्लासेस वगैरह रखते हैं। इकोनॉमिक राइट्स में अगर ये नहीं है इकोनॉमिक राइट्स तो आपके पास बेसिकली इफ यू हैव पॉलिटिकल राइट्स एंड यू हैव सिविल राइट्स, ये दोनों जरूरी हैं इकोनॉमिक राइट्स के। पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल राइट्स आर नेसेसरी, क्योंकि अगर आपके पास सिविल राइट्स है पॉलिटिकल राइट्स है तो ये जस्टिफाई हो सकता है, इकोनॉमिक राइट्स आप ले सकते हैं। वो इस तरह से कि आपके पास इकोनॉमिक राइट्स में आपके पास पूरा राइट होता है अपने आप को डेवलप करने का। आप अपने आप को डेवलप करते हैं मुआशी तौर पे, आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करते हैं। उस सोर्स ऑफ इनकम को डेवलप करने के लिए आपके पास सिविल राइट्स होने चाहिए ना, जस्टिस होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। आप अपने आप को मतलब यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट इफ द गवर्नमेंट इज डूइंग अनजस्ट थिंग विद यू, or you have the political rights to present your opinion if somebody is not allowing you to do your work which you want to do. So basically इसमें सबसे पहला आ जाता है इकोनॉमिक राइट में राइट टू वर्क, काम करने का राइट। आप कोई भी काम कर सकते हैं until and unless it must not go against the state। जी सर आपने कहा कि इकोनॉमिक राइट्स के लिए पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स का होना जरूरी है ना? जी, ठीक है सर। अगर आपके इकोनॉमिक राइट्स नहीं है तो फिर पॉलिटिकल सिविल राइट्स से कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिकल सिविल राइट्स आप लोगों को डेवलप कर रहे होते हैं और वो डेवलप करते हैं तो आप इकोनॉमिक, आप बंदा कब कुछ कमाता है जब उसमें एबिलिटी होती है। अगर आप में एबिलिटी ही नहीं है तो आप कमाएंगे क्या? एबिलिटी कैसे आती है? एबिलिटी स्किल से आती है। स्किल कैसे आती है? जब आपको सिविल राइट्स मिलते हैं, जब आपको एजुकेशन मिलती है, जब आपको प्रोटेक्शन मिलती है स्टेट की तरफ से, आपकी एबिलिटीज तब ग्रूम होती है, आप एक एटमॉस्फेयर में काम करते हैं। राइट टू वर्क की बात कर लें, राइट टू वर्क का मतलब है जी सर मतलब इकोनॉमिक राइट्स के लिए पॉलिटिकल और सिविल राइट्स का होना जरूरी है जी। अगर इकोनॉमिक नहीं है तो फिर इन दोनों का मतलब ही खत्म हो जाता है। ये अच्छा। आप तब कर सकते हैं जब आपके पास ये होंगे। मतलब पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक पे सर? नहीं, इकोनॉमिक डिपेंड करता है ना। मतलब इकोनॉमिक जी सर, इकोनॉमिक राइट मतलब कमाना, कमाने का मतलब है एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब है आपने कुछ गेन किया हुआ है, आप में कुछ ऐसी बात है जो लोग आपको पैसे दे रहे हैं काम पे, ठीक है, आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं स्टडी करने में, ठीक। अब वो एबिलिटी कैसे आती है? जब आपको एजुकेशन मिलती है, जब आपको सिक्योरिटी मिलती है, जब आपको बोलने की आज़ादी मिलती है। अगर आज
स्टेट सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दे, ऑनलाइन क्लासेस पे पाबंदी लगा दे, स्टेट कंट्रोल करना शुरू कर दे, तो मेरी तो इकोनॉमिक, मेरे सिविल राइट का तो फायदा ही नहीं रहा ना, जब मैं अपनी इकोनॉमिक राइट एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहा। तो सिविल राइट कब्जे में आते हैं तो इकोनॉमिक खुद ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, टू शो योर वर्क, आप जब तक काम नहीं करते आपकी वर्क का पता नहीं चलता, ये मेरी बात याद रखिएगा। आप जब काम करते हो लोगों को आपकी वर्क का पता लगता है कि एक्चुअली इसमें एबिलिटी कितनी है। आपके पास राइट है, राइट आपके पास पूरा हक है फॉर एडिक्वेट वेजेस। एडिक्वेट वेज, एडिक्वेट वेजेस का मतलब है तनख्वाह। तनख्वाह आपके पास इतनी होनी चाहिए कि आपकी तमाम नेसेसिटीज पूरी हो। मुझे पता है इसके बाद आप लोग कहेंगे सर हमारे राइट्स पूरे नहीं हो रहे। ठीक, हम सारे ही कहते हैं एक्चुअली पैसे जितने भी आ जाए कम ही देते हैं, तो कोई बात नहीं, शुक्र किया करें, शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला का। राइट्स फॉर एडिक्वेट वेज, एक्चुअली नेसेसिटीज तो बढ़ाने को जितनी मर्जी हो जाए, बेसिकली इसमें आना चाहिए चिल्ड्रंस की। ठीक है, आपकी चिल्ड्रन, आपकी फैमिली की जरूरियात पूरी होनी चाहिए, ये मेन इसके अंदर हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास, हाँ इसमें आप मेंटेन भी, मतलब आप अपने आप को मेंटेन भी अच्छा कर सके, अपनी आउटलुक को, अपने घर को, और इस तरह से। नेक्स्ट राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बाहर के मुल्कों में तो आपको बहुत नजर आएगा। राइट टू रीजनेबल वर्क आवर्स, रीजनेबल वर्क आवर्स मतलब आप अगर काम कर रहे हैं तो ये आपका राइट है कि वो रीजनेबल होने चाहिए। 24 घंटे काम इंसान नहीं कर सकता, उसकी रीजन है, इसकी रीजन लिख लें। रीजनेबल वर्क आवर का मतलब है योर हेल्थ, आपकी हेल्थ की प्रोटेक्शन। ठीक है, जाहिर सी बात है आप 24 घंटे काम करेंगे तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे। अगर आपकी हेल्थ प्रोटेक्टेड है देन यू कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। आप कंट्रीब्यूट तभी करेंगे ना जब आप हेल्दी हैं, आपका दिमाग ठीक है। मतलब नींद पूरी नहीं है तो कैसे काम करेंगे? नींद पूरी नहीं है, आपको रेस्ट प्रॉपर नहीं मिला, आप काम ठीक नहीं करेंगे। अगर आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं करते देन यू आर नो मोर हेल्पिंग योर स्टेट। एक्चुअली आपकी स्टेट बनती आप लोगों से है। आप काम करते हैं तो टैक्स देते हैं, आप टैक्स देते हैं तो स्टेट चलता है, स्टेट चलता है, स्टेट के पास पैसे आते हैं, उनका जीडीपी बढ़ता है, वो आप लोगों पे लगाते हैं, सड़कें बना के देते हैं, अस्पताल बना के देते हैं, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आपका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो आज से अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, जॉगिंग करना शुरू करें। योर स्टेट्स नीड्स योर हेल्थ। नेक्स्ट ओके रीजनेबल वर्क आवर्स, ओके ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल राइट्स। यहाँ तक ठीक है, मैं इसको अब करने लगा, उससे ये जो हमारे सिविल राइट्स आ गए थे। लास्ट वन इज फंडामेंटल राइट। ये हमारा हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सिविल के मैंने कंप्लीट करा दिया, इकोनॉमिक करा दिया, तो फंडामेंटल राइट्स पे मैं आ रहा हूं, उसके बाद ड्यूटीज पे चलना है। ठीक है सर, ये स्टेट मस्ट बी इम्पार्शियल आपने जो लिखा था, जी इसका मतलब ये है कि स्टेट को क्या सेक्युलर होना चाहिए या उसे स्टेट रिलीजन कोई होना चाहिए? जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन इस्लाम है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका स्टेट रिलीजन इस्लाम है भी तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट जो है वो किसी और रिलीजन के लोगों को रहने ना दे। ठीक है, कोई और रिलीजन की कम्युनिटी भी यहाँ पे जो है वो उतना ही काम कर सकती है या आजादी है जितने एक मुसलमान को है। स्टेट इम्पार्शल होनी चाहिए, वो बायस नहीं होनी चाहिए। वो ये नहीं होनी चाहिए कि वो एक मुसलमान है और एक हिंदू है, मुसलमान को वो गलत बात पे भी सपोर्ट करे और हिंदू को वो सही बात पे भी सजा दे दे। ये तो हमारे रिलीजन की स्ट्रेंथ है कि इंसाफ के मामले में ये नहीं देखा जाता